नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है। हाल ही में लद्दाख के तुसोकर आर्द्रभूमि परिसर को एक रामसर स्थल घोषित किया गया है। तुसोकर आर्द्रभूमि परिसर भारत का 42वां और लद्दाख का दूसरा रामसर स्थल है। लद्दाख का पहला रामसर स्थल तुसो मोरोरी आर्द्रभूमि है। दरअसल तुसोकर बेसिन एक अधिक ऊंचाई वाला आर्द्रभूमि परिसर है। इसमें दो प्रमुख जल निकाय स्टार्ट स्पुक तुसो और स्वयं तुसोकर शामिल है। स्टार्ट स्पुक तुसो दक्षिण में ताजे जल की झील है और तुसोकर उत्तर की ओर एक अति लवणीय झील है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार तुसोकर बेसिन एक A1 श्रेणी का महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। साथ ही मध्य एशियाई उड़ान मार्ग में एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल भी है। मध्य एशियाई उड़ान मार्ग आर्कटिक और हिंद महासागरों के बीच यूरेशियाई क्षेत्र और संबंधित द्वीप को दर्शाता है। ये काली गर्दन वाले सारस, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब, बार हेडेड गीज, रूडी शेल डक आदि प्रजातियों के लिए एक प्रजनन क्षेत्र है। आपको बता दें कि A1 श्रेणी में वैश्विक स्तर की संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल होती हैं। अन्य श्रेणियां हैं A2 जो कि प्रतिबंधित प्रजातियों के लिए है, A3 श्रेणी जो कि जीवोम में प्रतिबंधित प्रजातियों के लिए है और A4 समूहों के लिए यानी एक या अधिक प्रजातियों की वैश्विक आबादी का 1% के बराबर या इससे ज्यादा। आइए अब आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। ये वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में अपनाई गई एक अंतर सरकारी संधि है। इसका उद्देश्य आर्द्रभूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना और उसका रखरखाव करना है। ये आर्द्रभूमियां वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण और लाभों के रखरखाव के माध्यम से मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में इसमें शामिल किए गए भारत के आर्द्रभूमि स्थल हैं महाराष्ट्र की लोनार झील, आगरा में सुरसरोवर कीथम झील, बिहार की काबरताल आर्द्रभूमि और उत्तराखंड का आसन कंजर्वेशन रिजर्व। अगली खबर ब्रेक्जिट से संबंधित है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ ब्रेक्जिट व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं। वर्ष 2016 में ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए आयोजित जनमत संग्रह में मतदान किया था। यूरोपीय संघ की सदस्यता त्यागने की ये प्रक्रिया ब्रेक्जिट या ब्रिटिश एग्जिट को संदर्भित करती है। दरअसल यूरोपीय संघ 27 देशों का एक समूह है जिसमें सदस्यों के बीच व्यापार होता है। ये समूह अपने नागरिकों को आजीविका और आवास के लिए राष्ट्रों के बीच स्वतंत्र रूप से आवागमन करने की अनुमति प्रदान करता है। इस वर्ष 31 जनवरी को औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद ब्रिटेन ने 11 महीने की परिवर्तनशील अवधि में प्रवेश किया है। इस अवधि के दौरान वह यूरोपीय संघ के नियमों का ही पालन करता रहा। ये परिवर्तनशील चरण 31 दिसंबर 2020 की अर्धरात्रि से समाप्त हो रहा है। अब ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने अपने भविष्य के संबंधों के लिए एक समझौता किया है। आइए इस व्यापार समझौते की मुख्य विशेषताओं को जानते हैं। समझौते के अनुसार दोनों पक्ष शुल्क मुक्त व्यापार करना जारी रखेंगे, लेकिन दोनों के बीच कर्मियों का मुक्त आवागमन समाप्त हो जाएगा। साथ ही सेवाओं में व्यापार भी बहुत कम हो जाएगा। ये समझौता ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के विनियमन से मुक्त होने और यूएस जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यदि भारत पर संभावित प्रभाव की बात करें तो भारत को अब यूरोपीय संघ और ब्रिटेन दोनों के साथ अलग अलग व्यापार समझौते करने का अवसर प्राप्त होगा। इससे भारत का सेवा क्षेत्र भी लाभान्वित होगा और छात्रों तथा कुशल कर्मियों को नए आव्रजन नियमों आदि से लाभ भी हो सकता है। अगली खबर जीरो लिक्विड डिस्चार्ज से संबंधित है। केंद्र सरकार शून्य तरल निर्वहन यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली की दिशा में सक्रिय है। केंद्र सरकार देश की जीरो लिक्विड डिस्चार्ज नीति पर विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उभरते क्षेत्रों जैसे कि अर्धचालकों में निवेश बाधित न हो, साथ ही पर्यावरण का संरक्षण भी जारी रहे। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली का आरंभ वर्ष 2015 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए किया था। अधिसूचित उद्योगों पर उपचारित या अनुपचारित अपशिष्ट जल को उनके परिसर से बाहर विसर्जन करने पर प्रतिबंध आरोपित किए गए थे। इसमें उत्सर्जन से पहले अपशिष्ट जल का पूरी तरीके से उपचार करना, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रीकृत करना अनिवार्य किया गया था। आइए यहाँ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के बारे में जानते हैं।
जीरो लिक्विड डिस्चार्ज एक जलोपचारण प्रक्रिया है। इसमें इस लक्ष्य को ध्यान में रखा जाता है कि जल के पुनर्चक्रण के दौरान भी शून्य द्रव अपशिष्ट रहें। इसका पर्यावरण पर शून्य या नगण्य प्रभाव पड़ता है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में अपशिष्ट जल के भौतिक और रासायनिक उपचार के बाद जैविक संदूषकों को हटाने के लिए जैविक प्रणाली की आवश्यकता हो सकती है। उसके बाद उपचारित अपशिष्ट को सांद्रण तथा वाष्पीकरण की प्रक्रिया के अधीन लाया जाता है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के कई लाभ हैं, जैसे यह अपशिष्ट जल विसर्जन को कम करता है, जल की पुनर्प्राप्ति को अधिकतम करता है, बिक्री के लिए एक मूल्यवान उत्पाद बनाता है और पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करता है तथा स्थानीय जल स्रोतों पर निर्भरता को कम करता है। अगली खबर माइटी और एआई मिशन से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन लागू किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन वर्ष 2018 के बजट में घोषित 5 वर्षीय कार्यक्रम है। ये नीति आयोग को नई और उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास का मार्गदर्शन करने के लिए एआई पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का निर्माण करने के लिए अधिदेशित किया गया था। हालिया जानकारी के अनुसार वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एआई मिशन को लागू करेगा। इसके साथ ही लंबे समय से जारी वो मुद्दा भी समाप्त हो जाएगा जो इस प्रतिष्ठित परियोजना को लागू करने को लेकर प्रशासन के विभागों के बीच व्याप्त था। नीति आयोग नियोजन और समर्थन के साथ सहायता करेगा। मिशन का मुख्य ध्यान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं और अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित करने पर केंद्रित होगा। आईआईटी जैसे प्रमुख संस्थान अनुसंधान में शामिल होंगे और वास्तविक कार्यान्वयन के लिए उद्योगों को सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और एग्रीटेक जैसे क्षेत्रों में कई उत्कृष्टता केंद्रों का संचालन कर रही है। इन्हें इस मिशन के अंतर्गत ही समाहित कर लिया जाएगा। भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी की स्थापना गुजरात में की जाएगी। प्रस्तावित रिफाइनरी में बैटरी ग्रेड सामग्री के उत्पादन के लिए लिथियम अयस्क का परिष्करण किया जाएगा। रिफाइनरी के लिए लिथियम अयस्क का ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा, क्योंकि सामान्य तौर पर लिथियम भारत में नहीं पाए जाने वाला एक दुर्लभ तत्व है। भारत विश्व के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक कार बाजार में से एक बनने के लिए अग्रसर है, इसलिए ये रिफाइनरी आयातित लिथियम आयन बैटरी के आयात पर होने वाले व्यय को कम करने में भारत की सहायता करेगी। लिथियम आयन बैटरी का आयात वर्ष 2016 के 175 मिलियन से 4 गुना बढ़कर वर्ष 2018 में 712 मिलियन बैटरी तक पहुंच गया है। लिथियम आयन बैटरी के प्रमुख निर्यातक देश चीन, हांगकांग और वियतनाम हैं। लिथियम आयन बैटरी अपनी उच्च वोल्टेज क्षमता, उच्च ऊर्जा घनत्व, दीर्घ उपयोग अवधि और उच्च भंडारण विशेषताओं के कारण सर्वाधिक विश्वसनीय विद्युत रासायनिक ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों में से एक है। इसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, टेलीसंचार और औद्योगिक अनुप्रयोगों के साथ साथ एरोस्पेस में भी व्यापक अनुप्रयोग हैं। लिथियम आयन बैटरी तकनीक में हुई हालिया प्रगति ने इसे इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक अनुकूल ऊर्जा स्रोत बना दिया है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। शून्य कूपन बंद पत्र यानी जीरो कूपन बॉन्ड्स। केंद्र ने पंजाब और सिंध बैंक के पुनर्पूंजीकरण के लिए शून्य कूपन बंद पत्र के माध्यम से 5,500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बैंक पुनर्पूंजीकरण का मतलब उस व्यवस्था से है जब राज्य द्वारा संचालित बैंकों में अधिक पूंजी का समावेश किया जाता है ताकि वे पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को पूरा कर सकें। एक कूपन एक आवधिक ब्याज होता है। इसे बंध पत्र धारक द्वारा बंध पत्र जारी करने के समय से परिपक्वता अवधि तक प्राप्त किया जाता है। शून्य कूपन बंध पत्र छूट या रियायत पर जारी किए जाते हैं और अवधि पूरी होने पर उसके समान मूल्य या अंकित मूल्य पर भुनाए जाते हैं। आपको बता दें कि ऐसे बंध पत्रों पर परिपक्वता अवधि से पहले आवधिक अंतराल पर कोई ब्याज भुगतान नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना पीएम किसान। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ की आगामी किस्त जारी की है। पीएम किसान के तहत प्रत्येक किसान को प्रत्यक्ष रूप से उनके बैंक खाते में प्रतिवर्ष 3 बराबर किस्तों में 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। ये केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
इस ऐप को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ऐप अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला उठाने वाले सफाई कर्मियों की पहचान और उनकी जियो टैगिंग करेगा। ये अस्वच्छ शौचालयों के स्थान पर स्वच्छ शौचालय स्थापित करने और सभी हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास में सहायता प्रदान करेगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 26 लाख अस्वच्छ शौचालय हैं और इसका मुख्य कारण मैला ढोने की प्रथा है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के अंतर्गत ऐसे कर्मियों का नियोजन प्रतिबंधित किया गया है। इससे ये आवश्यक हो जाता है कि अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण किया जाए और उन्हें समाप्त कर उनके स्थान पर स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया जाए। डीजी बॉक्स ये नीति आयोग द्वारा शुभारंभ किया गया भारत का पहला डिजिटल परिसंपत्ति प्रबंधन प्लेटफॉर्म है। ये सभी फाइलों को एक केंद्रीकृत स्थान पर संग्रहित करने का एक सरल और सुरक्षित तरीका प्रदान करता है। ये एक डिजिटल फाइल भंडारण, साझाकरण और प्रबंधन सास यानी सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर उत्पाद है जो व्यवसाय के साथ साथ व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए भंडारण विकल्प प्रदान करता है। इसके अलावा ये गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव के संभावित विकल्प के रूप में भी कार्य कर सकता है। साथ ही डीजी बॉक्स पर एक निशुल्क अकाउंट 20 GB तक स्टोरेज स्पेस भी प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली डिजिटल कार्य करने के परिवेश को सुविधाजनक बनाने और सरकारी कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन सेवाओं को कारगर बनाने के उद्देश्य से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा EHRMS को प्रारंभ किया गया है। EHRMS के माध्यम से सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रणाली के कई लाभ हैं, जैसे कि कर्मचारी और प्रबंधन के लिए डैशबोर्ड उपलब्ध करवाना, अपडेटेड सेवा रिकॉर्ड, कार्यालयीय प्रक्रियाओं में ई-गवर्नेंस, फाइलों का कम उपयोग, त्वरित सेवा प्रदायगी, निर्णय लेने में सहायता आदि। चंद्रयान 2 मिशन का प्रारंभिक डेटा जारी किया गया। हाल ही में प्रदान पोर्टल के माध्यम से व्यापक सार्वजनिक उपयोग के लिए चंद्रयान 2 मिशन के डेटा का प्रथम समुच्चय जारी किया गया। ये पोर्टल भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान आंकड़ा केंद्र द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर इसरो के ग्रही मिशनों के लिए ग्रह संबंधी डेटा संग्रह करने के लिए एक नोडल केंद्र है। जुलाई 2019 में प्रक्षेपित चंद्रयान 2 चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन है। सितंबर 2019 में ऑर्बिटर को एक चंद्र कक्षा में स्थापित किया गया था। इसके द्वारा चंद्र विज्ञान से संबंधित कई प्रश्नों के समाधान के लिए 8 प्रयोग किए जाएंगे। चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर उतरने का भारत का पहला प्रयास था। कैस्पियन सागर एक हालिया अध्ययन के अनुसार इस सदी के अंत तक कैस्पियन सागर के आकार में उसके पूर्व आकार की तुलना में कम से कम 25% तक की कमी आएगी। साथ ही इसकी गहराई 9 से 18 मीटर तक कम हो जाएगी। कैस्पियन सागर की सीमा 5 देशों से जुड़ी है और इसमें विलीन होने वाली प्रमुख नदी वोल्गा है। कैस्पियन सागर का जल अलग है और इसकी सतह वैश्विक महासागरों से लगभग 28 मीटर नीचे है। एंड्रोड द्वीप भारतीय नौसेना अपने जलपोत बुलबुल द्वारा कोच्चि से एंड्रोड द्वीप तक नौकायन अभियान करेगी। एंड्रोड द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। एंड्रोड मुख्य भूमि का निकटतम द्वीप है और उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित अन्य द्वीपों के विपरीत पूर्व पश्चिम की ओर उन्मुख है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।